Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाओगे। अगर इस तरीके से आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक बहुत सिंपल तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, ये चैनल मिलेगा। यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जाना और वहाँ पर जाकर अगेन सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर पाओगे। मैंने स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, लेकिन उससे पहले आपको पता है आज है 1 अक्टूबर और एक नया मंथ स्टार्ट हो रहा है। तो करना क्या है, नए मंथ को पूरे जोश के साथ में स्टार्ट करना है, पूरी प्लानिंग के साथ में स्टार्ट करना है। जैसा मैं हर महीने की स्टार्टिंग में आपको बोलता हूं कि आपके पास में अगर प्लानिंग नहीं है पूरे महीने की तो आप सही से अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको अचीव नहीं कर पाओगे। तो पूरी प्लानिंग रखनी है कि इस महीने मुझे क्या क्या कवर करना है, ये वाली बुक कवर करनी है, पॉलिटी कवर करनी है या कुछ भी कवर करना है। तो ये सारी चीज़ें अपने शेड्यूल में बना लेना इन सब चीज़ों को और उसके बाद उसको अच्छे से फॉलो करना। और देखो एक चीज़ ये भी होती है, हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं, पूरा शेड्यूल बना लेते हैं, उसको फॉलो नहीं करते या फॉलो कर नहीं पाते, तो वो चीज़ें दिमाग से बिल्कुल निकाल देना। डिसाइड ये कर लेना स्टार्टिंग में कि शेड्यूल मैं बना रहा हूँ ना, तो उसको मैं रेगुलर फॉलो करूँगा, दिन ब दिन फॉलो करूँगा। और एक आप कह सकते हो ना कि कंसिस्टेंसी होती है, उस कंसिस्टेंसी को मैं मेंटेन करूँगा। और ऐसा अगर 1-2 महीने कर लिया तो उसके बाद अपने आप ये चीज़ें हैबिट में आ जाएंगी। आप लाइफ में बहुत डिसिप्लिन हो जाओगे, कंसिस्टेंट हो जाओगे, बहुत सीरियस हो जाओगे अपने गोल को लेकर। नहीं तो फिर वही है कि पढ़ रहे हैं दिमाग कहीं और है, उस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना और स्टार्ट करो, इस महीने को बेहतर तरीके से पूरी तरह से यूज़ करो। आज का मोटिवेशन है, छोटा सा मोटिवेशन क्या बोलता है, अगर आपने खुद को काबू करना सीख लिया तो आपके सपने भी कबूल हो जाएंगे। ये बिल्कुल हकीकत बात है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़ों से। और अगर लाइफ में किसी भी व्यक्ति ने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया या अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया तो वो चीज़ों को अपने हिसाब से लेकर चलेगा। क्योंकि बहुत सारे केसेस में हम लोग देखते हैं कि जो ब्रेन है वो यहाँ पर इंसान को कंट्रोल कर रहा होता है, तो जो दिमाग कर रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर वो इंसान काम करने लगता है। वो एक डेंजरस सिचुएशन है, ये बात ध्यान रखना। अगर एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पर आप अपने ब्रेन को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हो कि आपने ब्रेन को बता दिया कि भाई आज मैं 4 घंटे बैठकर पढ़ने वाला हूँ, तो वो दिमाग साथ में बैठा हुआ है और 4 घंटे लगातार पढ़ रहा है, वो यहाँ पर एक आइडियल सिचुएशन मानी जाती है। ठीक है ना, जहाँ पर आप ब्रेन को खुद कंट्रोल कर रहे हो, ना कि दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा हो। आप ब्रेन को कंट्रोल करके अपने हिसाब से काम करवाओगे, ना कि दिमाग आपकी बॉडी को काम करवाएगा। तो ये बात यहाँ पर ध्यान में ज़रूर से रखकर आगे लाइफ में बढ़ते रहो। अपने मन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना लो, अपने मतलब फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओ। दोनों तरीके से स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकली हो जाओगे मेंटली नहीं होगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। या मेंटली कि आप फिट हो या फिर फिजिकली फिट नहीं हो तो भी कोई यहाँ पर आपको बेनिफिट नहीं देगा। दोनों तरीके से फिट होना है, फिजिकली भी मेंटली भी। फिजिकली फिट होने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है। इतना टाइम तो निकाल ही सकते हो, आधा घंटा 45 मिनट के आसपास। 45 मिनट इनफ टाइम है, आप उसमें यहाँ पर कुछ कार्डियो वगैरह कर सकते हो, कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हो जो कि आपको पूरे दिन भर एक्टिव रखेगा। ठीक है बात है ना। साथ ही साथ में मेंटली एक्टिव करने के लिए आप लोग यहाँ पर रोज़ाना कुछ नया क्रिएटिव करो। क्रिएटिव मतलब अपनी पढ़ाई करो, रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखो, है ना। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि हाँ कॉम्प्लेक्स चीज़ें तो उससे भागने की कोशिश की जा रही है, ऐसा बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ में मेडिटेशन एक बहुत अच्छा आपको चीज़ देखने को मिलेगी जो कि आपको मेंटली बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है, आपकी लाइफ में लगातार प्रोडक्टिविटी को लेकर आ सकता है, आपकी लाइफ में कंसंट्रेशन को बढ़ा सकता है। और आपको पता है एक कंसंट्रेटेड माइंड जो होता है ना, वो एक बहुत डेंजरस माइंड होता है। तो कंसंट्रेशन लाइफ में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब डेंजरस कहने का मतलब यह है कि सबसे एक फोकस्ड माइंड, कंसंट्रेटेड माइंड एक ऐसा माइंड है
जो कि सिचुएशन को पूरी तरह से आपके लाइफ के अंदर बदल दे। आप जो भी चाहते हो वो चीज़ अचीव कर पाते हो अगर आपके माइंड में कंसंट्रेशन भरपूर है, आपका माइंड बहुत फोकस्ड माइंड है। क्योंकि कंसंट्रेटेड माइंड और फोकस्ड माइंड में होता क्या है, अगर आपका कंसंट्रेशन और फोकस बहुत अच्छा है तो चीज़ों को एक बार पढ़ने में याद हो जाता है, दोबारा रिविजन करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है। तो इतने कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ो कि चीज़ें एक बार में पढ़कर दिमाग में छप जाएं, रट जाएं कि अब मैं यहाँ पर एक बार में पढ़कर दूसरे को समझा सकता हूँ बहुत अच्छे से। समझ गए इस बात को? चलो, आई होप आप लोग यहाँ पर इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। तो आज एक छोटा सा मोटिवेशन हो गया है, महीने की स्टार्टिंग है तो फिर ज़रूर से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को। आज का सबसे पहला आर्टिकल बहुत रेलेवेंट होने वाला है। यहाँ पे बात की जा रही है ICAO ने ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। तो क्या होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्या है ICAO, क्या होगा ज्वाइन करने से, सारी बातें कवर करेंगे। लेकिन जान लो ये वाला आर्टिकल आपको GS पेपर नंबर 2 के अंदर लिंक करने को मिलेगा। GS पेपर नंबर 2 में आपको बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट सिलेबस में हमारे GS पेपर नंबर 3 से भी आप लोग इसको लिंक कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एनवायरमेंट की भी बात करने वाले हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की भी बात करने वाले हैं। प्रीलिम्स के लिए भी यहाँ पर ये जो फैक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। न्यूज़ क्या है, तो ICAO इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारा आप कह सकते हो एयरप्लेन सेक्टर है, सिंपल सी भाषा में बोलें तो उसको यहाँ पर देखने का काम करता है ICAO। लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पर बॉडी है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ICAO ने भी क्या किया, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ में। और यहाँ पे बोला गया कि ICAO ने बेसिकली ज्वाइन कर लिया है इस ISA को, ठीक है ना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपको पता होगा ये बेसिकली एक ग्रुप है बहुत सारी कंट्रीज़ का। इस ग्रुप का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर रहा हूँ, इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया गया था, इसको फाउंड किया गया था कब, 30 नवंबर 2015 में। फिर उसके बाद में इसका पर्पज़ आपको पता है कि हम लोग क्लीन एनर्जी को प्रमोट करें, यानी सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, जैसा इसके नाम में ही यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक बात हो गई। और इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया किसने था, इसके फाउंडर कौन कौन थे, तो फाउंडर में आपको पता होगा हमारे PM मोदी भी थे और साथ ही साथ में यहाँ पर फ्रांस के एक मिनिस्टर थे। तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया है। तो इसी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर अच्छा एक क्वेश्चन सिंपल सा आपसे यह है कि आज के टाइम पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं, टोटल कितनी कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। तो ICAO ने भी यहाँ पर बेसिकली इसी को ज्वाइन कर लिया है। क्लियर बात हो गई। अब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या करता है, देखो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बात करेगा सोलर एनर्जी को हमारे सिविल एविएशन सेक्टर में यूज़ करने की। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका काम क्या है, सोलर एनर्जी को प्रमोट करना, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना, है ना, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना। सोलर एनर्जी कौन सी है, यहाँ पर जो सूर्य की ऊर्जा का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर पैनल से यहाँ पे हम लोग सूर्य की एनर्जी का यूज़ करके इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया, इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि हम लोग सोलर एनर्जी का यूज़ की शुरुआत कर पाएंगे हम लोग अपने सिविल एविएशन सेक्टर में। यानी जो भी एयरपोर्ट्स हैं, एयरप्लेन वाले सेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर हम लोग सोलर एनर्जी का उपयोग कर पाएंगे, सोलर एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। फ़ायदा क्या होगा इससे फ़ायदा ये होगा कि एविएशन सेक्टर में हम लोग जो पोल्यूशन हो रहा है आज के टाइम पर उसको कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि एविएशन सेक्टर में आज के टाइम पर CO2 एमिशन, यानी जो आपको ये एक तरीके से पोल्यूटेंट्स हैं, ये देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें कंट्रोल हो पाएंगी जब हम लोग एक क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बात और ध्यान रखनी है कि इंडिया ने अपना एक टारगेट सेट कर रखा है, वो है नेट ज़ीरो का टारगेट। 2070 तक हमारा टारगेट है कि हम लोग क्या करेंगे, पोल्यूशन को लगातार कम कर देंगे, एक तरीके से ख़त्म करने की कगार पर हम लोग वहाँ पर खड़े होंगे। तो ये बेसिकली इसीलिए काम करेगा कि सिविल एविएशन सेक्टर के अंदर पोल्यूशन को कम किया जाए। और कम कैसे होगा, जब वहाँ पर हम लोग सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे होंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया इंडिया का खुद का भी एक टारगेट है, नेट ज़ीरो टारगेट। वो क्या है, तो आपको पता होगा कि जो COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26 की जो मीटिंग हुई थी ना, इस मीटिंग के अंदर भारत ने एक प्लेज ली थी। और वो जो प्लेज थी वो थी नेट ज़ीरो कार्बन की। नेट ज़ीरो कार्बन गोल हम लोग अचीव करेंगे 2070 तक, ऐसा यहाँ पर इंडिया ने बोला था। 2070 तक हम लोग पोल्यूशन को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, ये हमारा एक टारगेट था।
ठीक है ना। तो इसी प्लेज को देखते हुए भारत ने यहाँ पे टारगेट सेट कर रखे हैं कि हम लोग बहुत सारी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो ये पोल्यूशन है इसमें बहुत सारा पोल्यूशन आज के टाइम पर बिजली उत्पादन की वजह से भी हो रहा है, यानी कि बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं और वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोयले को जलाकर बन रही है। तो कोयला जल रहा है तो वहाँ पे भी बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे आप देखोगे इसका एक ऑल्टरनेटिव है, वो क्या है, वो है सोलर एनर्जी, यानी कि सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, वो एक सोलर एनर्जी कहलाएगा। यहाँ पे कोई पोल्यूशन हो नहीं रहा है। तो खासकर आप देखोगे तो सोलर एनर्जी हमारी एक रिन्यूएबल एनर्जी है। तो भारत का जो टारगेट है नेट ज़ीरो कार्बन का 2070 तक हमें जो पोल्यूशन को ख़त्म करना है, उसमें एक बहुत बड़ी मदद हम लोग को इस सोलर एनर्जी से मिलने वाली है, ऐसा आप कह सकते हो। क्लियर बात हो गई। तो एक छोटा सा आर्टिकल था प्रीलिम्स के लिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। बस खाली ध्यान रखना, वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि आईएसए को रिसेंटली यहाँ पर किसने ज्वाइन किया है। तो इसको ज्वाइन करने वाली बॉडी है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक बात हो गई। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल सोचकर आप लोग कह रहे होंगे सर क्लिकबेट कर रहे हो, ये कुछ गलत थंबनेल लगा हुआ है। नहीं, देखो अब यहाँ पर इसको समझते हैं। मार्स के ऊपर जो फ्लड है ना, उसको लेकर कुछ एविडेंसेस मिले हैं चाइना को। इस वाले आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 3 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर टॉपिक है, आप देखोगे स्पेस टेक्नोलॉजी का, साथ ही साथ में अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और प्रीलिम्स के लिए भी ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। न्यूज़ क्या समझते हैं, तो चाइना का एक रोवर है। रोवर क्या होता है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये होता है, ठीक है ना। अब जैसे आपको पता होगा ये हो गया मार्स, हमारा मंगल ग्रह हो गया। इसकी ज़मीन देखोगे, इसकी यहाँ पर ये जो ज़मीन है ना, इस पर यहाँ पर ये रोवर को उतारा गया। अब ये रोवर इसके आसपास घूमेगा और घूमकर यहाँ पर रिसर्च करेगा, इसके बारे में बताएगा। तो चाइना का जो ये रोवर है इसका नाम है ज़ुरोंग। तो ये ज़ुरोंग रोवर है, ये मार्स के ऊपर लैंड किया था साल 2021 में। पिछले साल यहाँ पे मार्स पर ये उतर गया था। अब हुआ क्या, रिसेंटली इसने कुछ एविडेंसेस, कुछ सबूत देखे हैं, और वो सबूत ये बोलते हैं कि मार्स के ऊपर आज से बिलियन ईयर्स पहले कोई फ्लड आया था, बाढ़ आई थी, ऐसा यहाँ पर स्टडी के थ्रू बताया गया। नाउ ये जो रोवर है ये मार्स के ऊपर, इतना बड़ा यहाँ पर ये पूरा प्लैनेट है, ये कहाँ पर स्टडी कर रहा है रोवर, तो ये रोवर स्टडी कर रहा है मार्स के उतोपिया प्लैनेशिया वाले हिस्सा पर। उतोपिया प्लैनेशिया कौन सा हिस्सा है, आओ पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, क्योंकि साथ ही साथ कवर कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये वाला अगर हम लोग एग्जैक्टली ऐसे ड्रॉ करें तो नदन हिस्से में आपको ये देखने को मिलेगा, ऊपर वाले हिस्से में, नदन हिस्से में ये पूरा का पूरा रीजन है उतोपिया प्लैनेशिया। यहीं पर जो रोवर है वो अपनी स्टडी कंडक्ट कर रहा है, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल में बताया जा रहा है, ठीक है ना, मार्स के नदन वाले हिस्से पर। क्लियर हो गई, ये आप लोगों ने देख लिया, या आपने उतोपिया प्लैनेशिया के बारे में जान लिया। अब ये जो रोवर गया है इसने आखिरकार क्या बताया, इसको बताओ। देखो यहाँ पर ना रोवर के पास जो रडार है, जिसके थ्रू यहाँ पर कुछ एविडेंसेस हम लोग को मिले हैं, जिसके थ्रू सबूत मिले हैं, तो यहाँ पे बोला गया रडार ने कोई भी लिक्विड नहीं फाउंड किया है, लेकिन रडार ने आप कह सकते हो कुछ डिटेक्ट किया है, कुछ हॉरिजॉन्टल लेयर्स पाई हैं। यानी कि यहाँ पर प्लैनेट पर, इस मार्स प्लैनेट पर क्या हुआ है ना, मार्स ग्रह पर आपको कुछ लेयर्स देखने को मिलेंगी। उन लेयर्स के अंदर कुछ अलग से पैटर्न बने हुए हैं, वो पैटर्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। और वो लेयर्स यहाँ पर मतलब थोड़ा सा और अंदर जाओगे, मार्स की जो ये ज़मीन है इसके अंदर और थोड़ा सा रिसर्च करते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा और जाने पर हमें और इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। यानी एक पुरानी लेयर भी है और एक नई लेयर भी है, दो लेयर्स यहाँ पर बताई जा रही हैं। इस मार्स के अंदर दो लेयर्स यहाँ पर बताई जा रही हैं, ठीक है ना। अब आप लोग देखोगे तो बोला ये जा रहा है कि एक लेयर तो है 3 बिलियन साल पहले की, 3 बिलियन ईयर्स एगो की पहले वाली लेयर है। फिर उसके बाद में एक लेयर आपको देखने को मिलेगी, वो है 1.6 बिलियन ईयर्स एगो की। तो दो लेयर्स यहाँ पर पाई गई हैं, और दोनों यहाँ पर दर्शाती हैं कि उस समय पर मार्स पर एक फ्लड आया था, एक बाढ़ देखने को मिली थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर मतलब मैंने जैसे बताया कि जो पानी है वो एक तरीके से नहीं देखने को मिला, लेकिन बोला ये जा रहा है कि 3 बिलियन साल पहले मार्स के ऊपर बहुत सारे पानी की एक्टिविटीज़ देखने को मिली थी, बहुत सारा पानी देखने को मिला था, ऐसा यहाँ पर ये रिसर्च बताती है। हालांकि आने वाले टाइम पर और रिसर्च होगी, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है इसने कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं दिया है। जो रडार का डेटा है ना, अभी भी ये चीज़ों को कंफर्म करने के लिए इनफ नहीं है, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई है वो मैंने आपके सामने रख दी है। बताया ये जाता है कि ये जो डेटा है इसमें देखो जो मटेरियल है वो सेडिमेंट भी हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, यानी कि जो ज्वालामुखी है उसका यहाँ पर
डेब्रिस भी हो सकता है, उसका भी यहाँ पर मलबा देखने को मिल सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अभी इसको लेकर कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मेंशन ये किया जा रहा है कि हाँ 99% पॉसिबिलिटी है कि हाँ जो लगभग 3 बिलियन ईयर्स एगो पहले मार्स के ऊपर बहुत सारा पानी की एक्टिविटीज़ देखने को मिली हैं, बहुत सारा पानी वहाँ पर देखने को मिला करता था। ये सारी बातें यहाँ पर चाइना के इस रोवर ने बताई हैं जिसका नाम है ज़ुरोंग रोवर। और ज़ुरोंग रोवर के बारे में मैंने आपको बता दिया। ज़ुरोंग के बारे में थोड़ी बात और जान लेना क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ज़ुरोंग जो नाम है ना, ये चाइना ने क्यों रखा, तो चाइना के अंदर मैथिकल फायर गॉड है, मैथिकल फायर गॉड के नाम के ऊपर यहाँ पर ज़ुरोंग नाम रखा गया है। ये चाइना का पहला मार्स रोवर है। मार्स के ऊपर पहला रोवर भेजा गया था 2021 में तियानवन एक स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से। तो एक स्पेस क्राफ्ट था ये वाला जिसने यहाँ पर मार्स के ऊपर इस रोवर को भेजा। रोवर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जिसके नीचे पहिए लगे हुए हैं, वो यहाँ पर घूमकर इसके ऊपर पूरी तरह से रिसर्च कर सकता है। ना ये जो ज़ुरोंग रोवर है ये कौन से एरिया को एक्सप्लोर कर रहा है, मार्स के उतोपिया प्लैनिशिया वाले एरिया को एक्सप्लोर कर रहा है। वो एरिया जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एग्जैक्टली मार्स के नदर्न हेमिस्फेयर वाले रीजन में, ठीक है ना। और बोला यह जाता है ये जो रोवर है जो चाइना ने भेजा था, इसका जो वज़न है लगभग 240 किलोग्राम्स का देखने को मिलेगा, 240 किलोग्राम का वज़न है। हालांकि बोला यह जा रहा है कि नासा का जो रोवर है वो थोड़ा सा हल्का है, लेकिन जो ज़ुरोंग रोवर है ये थोड़ा सा भारी है, यानी कि जो चाइना वाला रोवर है ये थोड़ा सा भारी आपको देखने को मिलेगा। अब ये रोवर चल कैसे रहा है, इसको सारी पावर मिल कहाँ से रही है, इतनी एनर्जी कहाँ से मिल रही है, क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको रिट्रैक्टेबल सोलर पैनल्स देखने को मिलेंगे। सोलर पैनल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, फिट करे गए हैं, कैमरास फिट करे गए हैं, रडार फिट करा गया है, मैग्नीफील्ड डिटेक्टर फिट किया गया है, वेदर स्टेशन फिट किया गया है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो इस सोलर पैनल्स के माध्यम से यहाँ पर इसको एनर्जी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, जिसके माध्यम से यहाँ पर ये पूरा वर्क कर रहा है, हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, खासकर चाइना को ये इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। वैसे इस वाले आर्टिकल को डाउन टू अर्थ के अंदर कवर किया गया था। इस रडार का पर्पस एग्जैक्टली यही है कि हम लोग कुछ साइंस को ढूंढ पाएँ, यानी ये जो एक तरीके से मार्स है, मार्स के ऊपर एंशंट लाइफ और जो वाटर है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले पाएँ। तो इसके बारे में रिसर्च करने के लिए चाइना आज के टाइम पर ये काम कर रहा है। अब प्रीलिम्स के लिए कुछ और बातें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मार्स पहले भी न्यूज़ में था और अब भी न्यूज़ में है, तो मार्स के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, साइज़ एंड डिस्टेंस की बात करें तो ये तो सिंपल सी बात है, सभी को पता है। अगर आप लोग सन से देखोगे तो चौथे नंबर का जो ग्रह है वो आपको मार्स देखने को मिलेगा, और पूरे सोलर सिस्टम के ऊपर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर आप देखोगे तो सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, दूसरे नंबर पर आने वाला सबसे छोटा प्लैनेट। फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में नाम बता दो। अब बात करते हैं मार्स की, तो मार्स अर्थ का आधा है, यानी अर्थ का जितना साइज़ है, पृथ्वी का जितना साइज़ है, उसका आधा साइज़ आपको ये मार्स का देखने को मिलता है। लेकिन मार्स के ऊपर पृथ्वी के साथ में बहुत सारी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, मतलब जैसी जैसी चीज़ें पृथ्वी पर हो रही हैं वैसी वैसी चीज़ें आपको मार्स पर भी देखने को मिलेंगी। जैसे आप ये देखो, हम लोग अगर देखें तो पृथ्वी का जो एक चक्कर है वो लगभग यहाँ पे 24 घंटे में हो रहा है, ये आपको पता है ना। यानी कि एक चक्कर जो यहाँ पर मार रही है पृथ्वी वो बेसिकली 24 घंटे मार रही है, आपको पता है। लेकिन जो मार्स है, मार्स के अंदर भी देखोगे जो एक रोटेशन है ना, वो बेसिकली 24.6 आवर्स के अंदर हो रहा है। मार्स जो है रोटेट कर रहा है कितने देर में, 24.6 आवर्स में, है ना, मतलब 24.6 घंटे में एक रोटेशन मार लेता है मार्स। लेकिन यहाँ पे अर्थ देखोगे तो अर्थ भी 23.9 आवर्स में एक रोटेशन पूरा कर लेता है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली यही है कि इसमें मार्स में और अर्थ में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको समानताएं देखने को मिलती हैं। तो पहली समानताएं आपको ये देखने को मिली, रोटेशन के बारे में हमने कवर किया। अब एक्सिस देखोगे तो मार्स थोड़ा सा टिल्टेड है, लगभग 25 डिग्री तक यहाँ पर आपको टिल्टेड देखने को मिलेगा। वैसे ही आपको अर्थ भी यहाँ पर थोड़ा सा टिल्टेड देखने को मिलेगा, 23.4 डिग्रीज के आसपास। फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पे आप देखोगे अर्थ के ऊपर अलग अलग सीजन्स आते हैं, है ना, अलग अलग सीज़न आते हैं, मौसम आते हैं। वैसे मार्स के ऊपर भी अलग अलग प्रकार के सीजन्स हैं, लेकिन मार्स के ऊपर सीजन्स बहुत लंबे समय तक रहते हैं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जो मार्स के ऊपर दिन है ना, उसको मार्शियन डेज के नाम से जानते हैं या सोल्स के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी ध्यान में रख सकते हो। फिर इसका सरफेस देखें तो मार्स आपको रेड कलर का देखने को मिलता है, जो प्लैनेट है वो रेड कलर का है, थोड़ा ब्राउनिश, गोल्ड, टैन, इस प्रकार के कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो प्लैनेट आपको लाल कलर का दिख रहा है, रेडिश कलर का दिख रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसका पीछे का रीज़न है ऑक्सीडेशन या रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे लोहे के अंदर जंग लग जाती है ना, वैसे ही वहाँ पर आप देखोगे जो वहाँ की रॉक जो चट्टाने हैं उनके ऊपर भी रस्टिंग देखने को मिल रही है ना, वहाँ पर भी जंग देखने को मिल रही है। इसकी वजह से हम लोग इसको रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बात?
अब उसके बाद में मार्स की बात करें तो एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था, आज से 2 महीने पहले न्यूज़ में भी था। मार्स के पास में एक सबसे बड़ा वॉल्केनो है पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर बात करें तो एक सबसे बड़ा वॉल्केनो कहाँ पर है, मार्स पर है, जिसका नाम है ओलिम्पस मोन्स। यहाँ पर ये इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी पर जो माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट का 3 गुना ज़्यादा बड़ा ये वॉल्केनो है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, जिसका बेस बहुत बड़ा है। मतलब न्यू मैक्सिको जो है ना, मतलब जो पूरा का पूरा न्यू मैक्सिको देखने को मिलेगा, इसके मैप से ही बड़ा पूरा इसका बेस है, तो मतलब बहुत बिगेस्ट साइज़ का है, ऐसा यहाँ पर आप लोग इसको कंपैरिजन के तौर पर देख सकते हो। एटमॉस्फेयर की बात करें तो मार्स पर एक थिन एटमॉस्फेयर नज़र आता है, वहाँ पे ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस ही मिलती हैं। मून्स की बात करें, चंद्रमा की बात करें तो मार्स के पास में 2 चंद्रमा देखने को मिलते हैं, 2 छोटे छोटे मून्स हैं, एक का नाम है फोबोस, दूसरा का नाम है डेमोस, ठीक है ना, ये ध्यान में रख सकते हो। क्लियर हो गई बात। तो ये आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर, जो कि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चर्चा में बेसिकली देखने को मिल रहा है। उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है, वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, रेलिवेंट टर्म्स हैं, उसको आपको पता होना चाहिए। तो इस वाले आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेट कर पाएंगे। सिलेबस के अंदर आप देख पाओगे, प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर हेल्थ का एक टॉपिक है, वहाँ से आप लिंक कर पाओगे। तो अभी कल वर्ल्ड हार्ट डे को सेलिब्रेट किया गया 29 सितंबर को, कल नहीं 29 सितंबर को। हर साल हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करते हैं, तो अभी यहाँ पर 29 सितंबर को इस बार भी सेलिब्रेट किया गया था। तो महाराष्ट्र का एक प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग स्टेमी प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ने मदद करी है, और ये प्रोजेक्ट क्या करता है, हर साल लगभग 2000 के आसपास हार्ट अटैक को डिटेक्ट करता है, 2000 केसेस हार्ट अटैक को डिटेक्ट करता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अभी मैं आपको स्टेमी के बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊँगा आगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि आखिरकार न्यूज़ में है क्या। तो वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में बात करें तो वर्ल्ड हार्ट डे हम लोग साल 2000 से ही इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। एक कोलैबोरेशन किया गया था, वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने कोलैबोरेशन किया WHO के साथ में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। उसके बाद से हम लोग देख पाते हैं कि हर साल 2000 से ही हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे का ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये एक ग्लोबल कैंपेन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे फोकस यही है, हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे पर ये बताते हैं कि आज के टाइम पर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का बर्डन बहुत बड़ा है। यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कौन सी होती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वो बीमारी होती हैं जो कि दिल से संबंधित होती हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का जो बर्डन है वो करंट टाइम पर बहुत बड़ा नज़र आ रहा है पूरे दुनिया भर में, इंडिया में ही नहीं केवल पूरे दुनिया भर में हार्ट रिलेटेड बीमारियां बहुत सारी देखने को मिलती हैं। तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पे वर्ल्ड हार्ट डे पर एक अवेयरनेस फैलाई जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर लोगों को एंकरेज किया जाता है कि वो अपने हार्ट को हेल्दी रखें, अपने हार्ट को हेल्दी रखने के प्रति एक्शन लें। तो ये चीज़ें यहाँ पर वर्ल्ड हार्ट डे पर करी जाती है। अब थीम क्या है इसका, तो थीम आपको वनडे एग्जामिनेशन में हेल्प करता है, वनडे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। थीम की बात करें तो इसका अब की बार का विषय है यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट, यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट इसका थीम है। अब जैसा मैंने आपको एक टर्म बताया कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ये क्या है, तो मैंने आपको बताया कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वो डिजीज़ है जो कि आपके हार्ट से संबंधित हैं। अगर दुनिया भर में हम लोग एक सिनेरियो देखें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आज के टाइम पर एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, यानी कि लोगों की दुनिया भर में जो मौतें हो रही हैं उसमें एक सबसे बड़ा कारण ये आता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। अब कितना बड़ा ये प्रॉब्लम है इसको समझना, साल 2019 में बोला गया कि लगभग 17.9 मिलियन के आसपास लोगों की जान गई है इस कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से, 17 से 18 लाख लोगों की जान। आप इमेजिन कर सकते हो ये कितना बड़ा डेटा है। फिर उसके बाद में बोला गया कि इसमें से भी आप देखोगे, मतलब जितनी जान गई है ना, इनमें से सबसे ज़्यादा जान कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से गई है, हार्ट अटैक की वजह से, स्ट्रोक की वजह से गई हैं। लोगों की उम्र मरने की अभी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उम्र से पहले ही जान चली गई है, इनके कुछ लापरवाही की वजह से या कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, वो भी आगे मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। ये तो हमने दुनिया भर का सिनेरियो देखा, लेकिन इसी पर्टिकुलर सिनेरियो को जो हम लोग डिवाइड कर देते हैं और इंडिया के सिनेरियो को अगर हम लोग देखते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया के अंदर साल 2016 में 63% जो टोटल डेथ हुई थी, साल 2016 में 63% जितनी मौतें हुई थी वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से हुई थी। और इसी में यानी इन 63% में से 27% जो मौतें हुई थी वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से हुई थी, हार्ट रिलेटेड बीमारियाँ की वजह से हुई थी। और इनमें भी आप देख पाओगे जो सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं वो बेसिकली 40 से 70
जो उम्र के लोग थे उनकी देखने को मिली है। अब रिस्क फैक्टर है क्या, मतलब क्यों इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है? देखो सबसे बड़ा रिस्क है क्या ना यहाँ पर कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में होता यह स्ट्रोक देखने को मिल जाता है। यानी एक स्ट्रोक आ गया, और स्ट्रोक वगैरह कैसे हो रहा है, ये बीमारियां इतनी दिल की कैसे बढ़ रही हैं, उसके पीछे का रीज़न है आज के टाइम पर अनहेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जंक फूड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप देखोगे ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जा रही हैं आज के टाइम पर, पिज़्ज़ा बर्गर, इनके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ और ये सारी चीज़ें आज के टाइम पर, तो चीज़ वैसे भी एक ट्रेंड चल रहा है ना। तो ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी डाइट है जो कि आपके हार्ट जो है ना उसको डैमेज कर देती है, हार्ट वो चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाता। दूसरा कारण है फिजिकल इनएक्टिविटी। और देखो करेंट सिनेरियो देखें तो लोग ना इतना बिजी हो चुके हैं लाइफ के अंदर कि उनको थोड़ा सा भी समय 40-50 मिनट भी नहीं मिल पा रहे हैं कि वो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर पाएँ। अब एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे ना, तो वो जो हार्ट है वो वर्क प्रॉपरली करेगा नहीं। थोड़ी सी एक्सरसाइज करोगे, कार्डियो करोगे, तो आप देखोगे हार्ट बहुत तेज़ी से पंप होगा, और वो बहुत अच्छा होता है कि थोड़ी देर हार्ट तेज़ी से पंप होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे करेंट टाइम पर फिजिकल इनएक्टिविटी देखने को मिल रही है, लोग यहाँ पर कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, फिजिकली इनएक्टिव देखने को मिल रहे हैं, पेट बाहर निकल रहा है, अनहेल्दी डाइट चल रही है। इससे क्या होगा? प्लस यहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन देखने को मिलेगा, बहुत सारा दारू का कंजम्पशन हो रहा है, दारू से भी यहाँ पे आपका लीवर, हार्ट ये पूरी तरह से डैमेज होता है। तंबाकू का यूज़ हो रहा है, इससे भी यहाँ पर हार्ट डैमेज होता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो कि इंसान को बुरी तरह से डैमेज करती हुई देखने को मिलती हैं। अब ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन है, अगर ये लोग मतलब अनहेल्दी डाइट है उनकी, फिजिकल इनएक्टिव हैं, तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या? ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ने के चांसेस हैं, मोटापा बढ़ने के बहुत सारे चांसेस है। इनफैक्ट यहाँ पर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उसकी रिपोर्ट ये बताती है इंडिया के अंदर मोटापा पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आज के टाइम पर। समझ में आई ये बात? अब जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, तो भारत ने कोई इनिशिएटिव वगैरह उठाए हैं क्या? तो कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। पहला आपको देखने को मिलेगा वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक। तो पूरा का पूरा एक नेशनल प्रोग्राम है जहाँ पर कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट रिलेटेड बीमारियों को कंट्रोल करने के बारे में चर्चा की जाती है। इन सबको कवर किया जाता है नेशनल मिशन, हेल्थ मिशन के अंदर में। फिर दूसरा इनिशिएटिव है अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। जो आप देखोगे दीनदयाल आउटलेट जो है ना, इनको ओपन किया गया है लगभग मतलब इन इंस्टीट्यूशंस को ओपन किया गया है अलग अलग हॉस्पिटल्स में। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर से संबंधित जो दवाइयाँ हैं वो एक अफोर्डेबल प्राइस में दे पाएँ। तो दवाइयों को सस्ते वे में देने का भी यहाँ पर एक इनिशिएटिव उठाया गया। जन औषधि जो स्टोर्स हैं वो यहाँ पर सेटअप करी गई हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के थ्रू, ताकि आपको जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करवाए जाएँ, यानी कि जो सस्ती दवाइयाँ हैं वो प्रोवाइड करवाएं अफोर्डेबल रेट पर। फिर यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोग्राम है स्टैमी। स्टैमी की फुल फॉर्म है ST एलिवेशन माइकोर्डियल इन्फार्केशन प्रोजेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? तो महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पर इस स्टैमी को लॉन्च किया था पिछले साल 2021 में। यहाँ पर इनका टारगेट ये था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ हैं उनको डायग्नोस करें, उनके बारे में बता पाएँ। अब ये एस्टेमी, पहली बात तो है क्या, इसको समझो। यह है ST एलिवेशन माइकोर्डियल इन्फार्केशन। ये बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो हमारी हार्ट की, हमारी दिल की जो मेजर आर्टरीज देखने को मिलती हैं ना, वो क्या करती हैं, उनका काम है ऑक्सीजन जो भरा पड़ा है हमारे ब्लड के अंदर उसको सप्लाई करना। हार्ट का मेन काम क्या है? आपके ऑक्सीजन को पंप करता है पूरे बॉडी में, ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में, और वो जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है ना, पूरे बॉडी के अंदर में। लेकिन होता यह है कि ST एलिवेशन के अंदर आप देखोगे एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हार्ट मसल जो है ना वो ब्लॉक हो जाती है, और वो ब्लॉक होने के बाद में आपके बॉडी में जो ब्लड है वो पंप होना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार की कंडीशन को डायग्नोस करने का काम किया गया है इस स्टैमी प्रोग्राम के तहत, ठीक है ना, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी ये प्रॉब्लम लोगों के अंदर देखें और लोगों को यहाँ पर इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवाएं। बाकी आर्टिकल हम लोगों ने कवर किया। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर बात की जा रही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। आगे आते हैं। देखो इसके बारे में आपको पढ़ाया था, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कुछ डिटेलिंग्स आई हैं, वो मैं आपके साथ में कवर कर रहा हूँ। तो बांधवगढ़ फॉरेस्ट जो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, वहाँ पर बुद्धिस्ट केव्स पाई गई हैं। इस प्रकार की गुफाएं, यहाँ पर कुछ अलग से गुफाएं देखने को मिली हैं जो कि बहुत पुराने ज़माने से बिलोंग करती हैं। आगे ये वाला आर्टिकल भी आपको प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ में इंडियन हेरिटेज साइट जो कि आपका GS पेपर नंबर 1 का टॉपिक है।
तो इस प्रकार से हमें स्कल्पचर्स भी मिले हैं, इस प्रकार से कुछ टेम्पल्स भी यहाँ पर देखने को मिले हैं इस बांधवगढ़ फॉरेस्ट में, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है ना। तो न्यूज़ यहाँ पर न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है बुद्धिस्ट केव को। बुद्धिस्ट केव्स जो गुफाएं वो देखने को मिली हैं, कुछ स्तूपास यहाँ पर देखने को मिले हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। पहली बात तो आपको यहीं पर यह ध्यान रखना है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे लोकेशन वाइज पूछे जाते हैं। दूसरा, अब ये बुद्धिस्ट केव्स मिली हैं, जिन केव की मैंने आपको पिक्चर दिखाई, एक सेकंड में आपको कुछ पिक्चर फिर से दिखा देता हूँ। एक सेकंड को, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर कुछ, सॉरी ये तो टेम्पल की पिक्चर हो गई, ये आपको कुछ केव्स देखने को मिल जाती हैं। ठीक है ना, ये कुछ यहाँ पर केव्स देखने को मिली है। एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो कुछ पिक्चर्स आपको वो देखने को मिलेंगी इंटरनेट पर, और कुछ पिक्चर्स आपको ये वाली देखने को मिलेंगी। इस प्रकार से भी केव ये खोजी गई हैं। आगे आते हैं, तो इन्होंने बोला कि लगभग 26 बुद्धिस्ट केव डिस्कवर करी गई हैं, और ये जो केव हैं, जो गुफाएं ना, ये लगभग 2nd और 5th सेंचुरी को बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये रिलेटेड है महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म से। बुद्धिज़्म के अंदर हिनायान महायान आपने देखा होगा, तो महायान सेक्ट से यहाँ पर ये बिलोंग करती हैं, ऐसा बोला गया, उनसे रिलेटेड है। नाउ ये जो गुफाएं देखने को मिल रही हैं, इनमें से कुछ जो गुफाएं हैं इनका राउंडेड डोर है, यानी राउंड कलर का डोर, मतलब गोल गोल यहाँ पर इसका दरवाज़ा देखने को मिल जाता है कुछ गुफाओं का, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से ये पाए गए बुद्धिस्ट केव्स पाई गई। दूसरी चीज़ जो पाई गई है वो है इंस्क्रिप्शंस इन ब्राह्मी टेक्स्ट। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, नहीं कुछ किसी चीज़ के ऊपर गाड़ कर लिख देना, है ना, किसी चीज़ के ऊपर गाड़ कर लिख देना, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पे ब्राह्मी टेक्स्ट के फॉर्म में कुछ इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। 24 इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर देखने को मिले हैं, और ये इंस्क्रिप्शन भी 2nd और 5th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। इस इंस्क्रिप्शन को देखोगे ना, तो ये इंस्क्रिप्शन के अंदर कुछ जगह के नाम मेंशन है, मथुरा, उसके बाद कौशंबी, पवता, वजभरदा, देन उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे सपतनरिका। तो ये कुछ अलग अलग साइट्स के अलग अलग जगह के नाम यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस में लिखे हुए हैं। कुछ किंग्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ राजाओं के मेंशन किया गया है, जैसे यहाँ पर भीमसेना, पोताश्री, भट्टदेव, तो इन सब के नाम यहाँ पर मेंशन किए गए इस इंस्क्रिप्शन के अंदर में। तो ये चीज़ पाई गई। तीसरी चीज़ पाई गई है टेम्पल्स। यहाँ पे बहुत सारे आपको मंदिर की रिमेनिंग्स देखने को मिलेंगी, मंदिर के बाद का जो भी यहाँ पर सामान बचा हुआ है, कुछ स्कल्पचर वगैरह वो पाए गए हैं। तो लगभग 26 टेम्पल्स के कुछ रिमेन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, और वो जो रिमेन्स है ना, वो कब से बिलोंग करते हैं, मतलब जो कालाचूरी पीरियड चल रहा था 9th और 11th सेंचुरी के आसपास का, तब से यहाँ पर वो चीज़ें बिलोंग करती हैं, तब की वो पुरानी ज़माने की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ऐसा बोला जा रहा है। और साथ ही साथ में दुनिया का एक लार्जेस्ट वराह स्कल्पचर भी यहाँ पर पाया गया है उसी समय का। वराह स्कल्पचर यहाँ पे जो विष्णु के अवतार हैं, है ना, लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार हैं, आपको पता होगा, उसमें जो तीसरे अवतार है वो वराह आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखने को मिलेगा वराह स्कल्पचर भी यहाँ पर पाया गया है। सिंपल बात हो गई। इस प्रकार से यहाँ पर टेम्पल्स के रिमेनिंग्स पाए गए, छोटे छोटे स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये सारी चीज़ें पाई गई हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको स्कल्पचर्स देखने को मिलेगा, गुफाएं पाई गई हैं, वो मैंने आपको समझाया। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। वारा स्कल्पचर समझा आपने। जो वारा स्कल्पचर है मैंने आपको बता दिया, लॉर्ड विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार हैं, लगभग तीसरे अवतार यहाँ पर माने जाते हैं वारा स्कल्पचर। अब गुप्ता पीरियड के भी कुछ रिमेन्स पाए गए हैं, कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं जो कि गुप्ता पीरियड के समय की बिलोंग करती हैं, जैसे डोर जैम्स, यानी जो दरवाज़ा होता है ना, उसके फ्रेम देखने को मिले हैं। प्लस यहाँ पर जो गुफाएं हैं उनके ऊपर कुछ नक्काशियाँ बनी हुई हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पर पाई गई हैं, जैसे मैंने अभी आप लोग को एग्जैक्टली ये दिखाया है। ये चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ये अभी बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वहाँ से मिली हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराने टाइम से बिलोंग करती हैं। ठीक बात हो गई। तो जो लोकेशन है वो ध्यान रखना, क्या क्या फाइंडिंग्स हुई हैं वो ध्यान रखना, क्योंकि फाइंडिंग्स को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन देखोगे, यूपीएससी ने जो पूछे हैं उसमें फाइंडिंग्स को लेकर भी क्वेश्चन पूछे हैं, ये चीज़ें कहाँ पर पाई गई हैं। जो भी न्यूज़ में होता है उसको बस खाली ध्यान में रखना, क्योंकि ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये हम लोगों ने आज का डिस्कशन कर लिया है समाप्त, कुछ रेलिवेंट आर्टिकल्स से। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। पीडीएफ आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ में मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो, छोटा सा लाइक का बटन दबाकर आप लोग यहाँ पर वीडियो को सपोर्ट कर सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखो यहाँ पर अपने लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं, और जो मॉर्निंग का वीडियो आपका द हिंदू का वो टाइम पर आ जाएगा। नाउ आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।